बताइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताइए। लास्ट बेंच कहाँ से डेली डेली आ जाते हैं फर्स्ट क्लास वाले, ये फर्स्ट क्लास वाला सिनारियो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कर लीजिए। आप लोग भी बंद कर सकते हो, उसको उठना पड़ रहा है साइड से। हाँ इधर से कोई एक बोलिए, तो आप बोलिए सेकंड लास्ट, आपका तो फर्स्ट डे नहीं है शायद। ठीक है, क्या वो तो साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इज अ और चंदा ठीक है, म्यूट योरसेल्फ श्रेया। हाँ। अभिजीत राज म्यूट रखिए। और दीजिए तो अटेंडेंस में, अभी जिसका कैमरा ऑफ है उसको अटेंडेंस नहीं बनेगा, पेन दीजिए। बीकॉम ये बोलने का असर अगर नहीं हो रहा है ना तो आपसे मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। टुडे इज 19th। ओके ठीक है, 2 पॉइंट बोले और ओपिनियन जजमेंट के बेसिस पे ऐसा था क्या? ओपिनियन और जजमेंट को रिप्लेस किया गया है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, यानी कुछ भी डिसीजन हम ओपिनियन बेसिस पे नहीं लेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, बैठिए। उसके बाद डिस्कशन हुआ था प्रिंसिपल्स, कौन बताएंगे पांचों प्रिंसिपल बताइए। वेरी गुड। maximum output not registered output, restricted output, and last is development of data efficiency and prosperity. First conclusion हुआ replacement of traditional method of doing work and apply the new method of doing very work. Good. And secondly, cooperating interdependent of manager and workers and bodies. It reduces the product. It reduces the product. It reduces the product cost and get the maximum profit. And for this, the last is have to provide the knowledge and skill the employer. Okay, क्या? कौन सा 2 पॉइंट? तो उसमें बताइए क्या? Between whom? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में किसके बीच में? एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में किसके बीच? हाँ, और reduce the production cost and get maximum profit. लास्ट वाला चलिए पढ़े हैं, वेरी गुड, सिट डाउन। हल्का सुनना, हल्का सुनना, गेटिंग माय वॉइस? हल्का मैम नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। अब नहीं होगा,
कहीं फोन को स्टेबल जगह पे रखिए, मूव मत करिए। एंड आई होप दिस नॉट योर फर्स्ट क्लास। No? So, what are the techniques of scientific management? Techniques. Techniques बताइए अलका फटाफट, या फीचर्स। नहीं होगा। यामिनी, Yamini, can you hear me? Yes, ma'am. Answer. Features. मैम लास्ट क्लास नहीं किए थे। ये लास्ट क्लास से क्या, जब से शुरू हुआ तब से हो रहा है डेली। मेरा फर्स्ट डे सब लोग बोल रहे हैं, तो कई बार रिपीटेशन हुआ है ऑलमोस्ट। यामिनी, आप लास्ट 3 क्लास कर चुके हैं, है ना? यस मैम। 3 क्लास आप कर चुके हैं ऑलरेडी। यस मैम। ये नहीं हुआ था उसमें? मैम फीचर हुआ था। फीचर ही तो मैं पूछ रही हूँ। Mute yourself, mute. Next, roll 50. Roll Yes, 50. ma'am. हाँ, आप बताइए फीचर। Ma'am, separation of planning and doing of work, scientific study of work, उसमें मैम task idea, motion study, fatigue study, time study, और scientific allocation of tasks, differential wages, good arrangement of good material. All right, next Use of proper Anshika. and improved tools. Okay. Anshika, can you hear me? No. Riya, can you hear me? Yes ma'am. Mental revolution क्या है? What is mental revolution? Ma'am, in mental revolution, there are in this it is told that there are two groups. One is management and management group, and another is worker group. Both of the group thinks that they are the rival of each other, but they should not think in that way. Apart from that, they should think that they should work together. They should believe in idea of corporation. Good. Got your answer. Now, Ziad, what are the advantages of scientific management? Ziad, advantages. Ma'am, I can't understand. What you can't understand? मैम पिछला क्लास नहीं कर पाया था मैम सही से, डिस्टर्बिंग थी मैम, बगल में बहुत नॉइज हो रहा था। कहाँ थे आप? ऑनलाइन थे? यस मैम था मैम। क्लास क्यों नहीं आ रहे आपको? मैम I'll send you the recording. Go through that, okay? Because पिछले 3 क्लास ये repetition हो रहा है। Now we will proceed. कौन से क्लास में थे आप? फीचर्स वाले क्लास में थे? यस मैम था मैम, पर मैम सही से कर नहीं पाया था। फाइन, ये एक थोड़ा बढ़िया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बहाना दे सकते हैं आप। ठीक है, या मेनी एडवांटेजेस कैन यू से, जिसमें भी आप एब्सेंटी होंगे? यस मैम। बट इधर से एडवांटेजेस में बताइए, एडवांटेजेस और फटाफट थोड़ा।
प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है, improvement in labor and capital रिलेशन, हाँ ठीक है, improvement in product, improvement in quality of product, increase in product quantity of product. ओके फाइन, यू कैन से दैट। अब इधर से कंज्यूमर वाला आप बताइए। हाँ, वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये था प्रोड्यूसर। नेक्स्ट बताइए आप, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 प्रोसीड। इसीलिए मैं बोल रही हूँ रिलेट कर करके करिए। इंक्रीज होगा सैलरी में, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी, इसीलिए रिलेट करिए एक दूसरे पॉइंट से। ठीक है, खैर एनी हाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड, लेट्स प्रोसीड नाउ। सबसे आंसर आ रहा है, एक आध दो को छोड़ के। ठीक है, तो सब लोग समझ चुके हैं, तो आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए। क्रिटिसिज्म वाज आल्सो डन। क्रिटिसिज्म का प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्रिटिसिज्म करें तो क्या क्या क्रिटिसिज्म था? ठीक है, चलो शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्टिफिकेशन बाकी था, है ना। जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म में सबसे पहला पॉइंट है, इट इज हाईली इल्यूजनरी टू थिंक दैट द वर्कलोड ऑफ द वर्कर विल इंक्रीज if the worker are able to work more in the same time due to the improvement in the techniques of using tools and machine, it does not lead to increase in the workload, है ना। पहला क्रिटिसिज्म क्या बताया गया था कि ये चूंकि वो होड़ आ गया ना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म हम लोग देखे थे कि वर्कलोड वर्कर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म का जस्टिफिकेशन क्या है कि हम लोग टूल्स एंड टेक्निक तो बेहतर कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो वर्कर के ऊपर कहां से वर्कलोड आया? यस और नो? तो दिस इज द फर्स्ट जस्टिफिकेशन। अंडरस्टूड दैट जो आपका इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ improved technology, improved tools and technique. That's why there's increment in production, not because the workload of worker have increased. Understood? Understood? हाँ? जो हमको काम करना है, जैसे मान लीजिए पापड़ का एग्जाम्पल है, ठीक है, पापड़ बनाना है, तो आपको एक दिन में 100 पापड़ बनाना है। आप आटा उसमें मिला रहे हैं, उसके बाद पापड़ बना रहे हैं, धूप में सेक रहे हैं, तब वो पापड़ बन रहा है। और एक पापड़ बना रहे हैं, मशीन हम लगा दिए हैं, एक दिन में जहां हमको 10 घंटे में, मान लीजिए 10 घंटा काम करते तो 100 पापड़ बनता था, अब हम मशीन लगा लिए हैं, 1 घंटे में 100 पापड़ बन के तैयार। तो वर्क, हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं कि वर्कर का वर्कलोड ज्यादा हो गया? नहीं ना। अब समझ में आया? समझ में आया कि जो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, यानी 1 घंटे में मान लीजिए मशीन लग गया तो 100 की जगह 200 भी कर सकते हैं, 200 पापड़ भी कर रहे हैं, तो चलो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, तो क्या बोल पाएंगे कि हम वर्कर का काम बढ़ा दिया, आपका काम बढ़ गया क्या इससे? ऑफ कोर्स नॉट। तो दिस इज द फर्स्ट जस्टिफिकेशन कि जो इंक्रीज प्रोडक्शन का हुआ है is because of new technique and new machine, not because कि वर्कर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? थोड़ा अलर्ट माइंड रहिए, सब समझेंगे। सेकंड, पेन चलाइए, वो क्या लेके बैठे हैं आप? पेन चलाइए एवरीवन, एक्टिव लिसनिंग का प्रैक्टिस करिए थोड़ा। सब अलर्ट माइंड, क्वेश्चन कभी भी बम्बार्ड हो सकता है, सो बी अलर्ट। Second justification, it is said that scientific management lead to unemployment. ठीक है, ये criticism था कि unemployment create करता है, तो this criticism is untrue. Under scientific management, efficient and hardworking worker are given various incentive and are not removed.
If the worker is inefficient and unfit for the organization, the removal of such worker should not be criticized. What do you mean by that? इसमें बोला जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से लोगों को हटाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके क्वालिटी बेसिस पे उसका सिलेक्शन कर रहे हैं और जो एफिशिएंट नहीं है उसको हम हटा रहे हैं. तो हटाना, और वो भी इनकेपेबल पर्सन को हटाना, इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट. जो कैपेबल नहीं है, जिसमें स्किल नहीं है, वो तो कंपनी के लिए बोझ है. तो क्या हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो बिल्ड योर कैलिबर, बिल्ड योर स्किल. यस और नो? बात आ रही समझ में? तो सेकंड जो क्रिटिसिज्म था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी काट दिया गया. ठीक है, इसका भी जस्टिफिकेशन क्या है? वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? Preeti, very good. Third, some critics argue that wages of the worker do not increase in the same proportion as the increase in production. ऐसा बोला गया है. वो एक्सप्लॉयटेशन में देखे थे ना, क्रिटिसिज्म में, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक दूसरा तरीका है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का. देखे थे ना? नहीं याद है? स्क्रीन देखिए. ये लेबरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 6 एक्सप्लॉइटेशन, ये पॉइंट देखिए है. इसमें क्या कह रहा था कि लेबरर्स के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट अगेन ये एक और तरीका है लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करने का. कारण जिस प्रपोर्शन में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उस प्रपोर्शन में हमारा वेजेस इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, ये क्रिटिसिज्म था. अब उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है कि जब आपका जो इफिशियंसी है, आपका प्रोडक्शन जो है, वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके ऊपर वर्किंग कंडीशन बेहतर दिया जा रहा है ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर पाए, तो क्या वो इफिशियंसी या जो इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन का, इकलौता आपकी एफर्ट से हुआ है क्या? इकलौता लेबर के एफर्ट से हुआ है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. कंपनी भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, न्यू टूल्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह लगाने में कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. यस और नो? तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो सेम प्रपोर्शन में आपका सैलरी कैसे बढ़ जाए? अगेन दिस क्रिटिसिज्म इज आल्सो अनट्रू. गॉट? अब आइए फोर्थ में. द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कर्स इज सॉल्व्ड बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटी. तो ये जो लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कर, ये वाला जो बोला जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम जिसमें स्किल नहीं है उसको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड किया जा रहा है. साइंटिफिक मैनेजमेंट में है ना ऐसा कि साइंटिफिकली सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको ट्रेन करेंगे. ठीक है, तो वो भी दिया जा रहा है. तो ये भी जस्टिफिकेशन है जो कि हम लोग अनस्किल्ड लेबरर्स को हम लोग स्किल्ड बनाते हैं. ठीक है, क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, द क्रिटिसिज्म दैट मैनेजमेंट अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट enforces its will in all the matters appears to be true. Taylor has himself accepted that the best technique will also result in failure if it is implemented by inefficient management. What do you mean by that? कि अगर मान लीजिए अच्छे से अच्छा प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो इन्हीं वो तो खराब होगा ही होगा. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का बोलिए आप इस तरीके से कि सक्सेस नहीं होने का रीजन, बहुत जगह सक्सेस हुआ है, बहुत जगह सक्सेस नहीं हो पाया. रीजन यही है कि आप सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. इट इज नॉट बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रॉन्ग और बैड, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इन द प्रॉपर मैनर. गॉट? यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट खराब नहीं है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. गॉट? ऑल द जस्टिफिकेशन आर क्लियर? लास्ट बेंच, सर पे हाथ देके जो बैठे हुए हैं. मैम पॉइंट नंबर 3 प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा. पॉइंट नंबर 5 थर्ड इसमें दिया हुआ है ना कि जिस प्रपोर्शन में आप वर्कर की सैलरी, जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उस प्रपोर्शन में सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा, वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहा. अंडरस्टूड? रीजन बीइंग कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अकेले लेबरर्स के एफर्ट से नहीं हो रहा. कंपनी भी आपके ऊपर एफर्ट लगा रही है. कैसे एफर्ट लगा रही है? बेहतर वर्किंग कंडीशन दे करके. ठीक है, आपको बेहतर फिजिकल इन्वायरमेंट दे करके, फिजिकल फैसिलिटी दे करके, ठीक है, बेहतर टूल्स एंड टेक्निक दे के, बेहतर मशीन दे करके, तब आप बेहतर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जितना प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है सेम प्रपोर्शन में आपकी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए?
अंडरस्टूड? जो एक्सप्लॉइटेशन का क्रिटिसिज्म था कि एक्सप्लॉइट किया जाता है वर्कर को, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलता, तो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग इन सेम प्रपोर्शन? यस और नो? डन रिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कौन नंबर? 5th नंबर इज टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर कोई भी साइंटिफिक मैनेजमेंट बुरा नहीं है, अगर आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा. इफ यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इन प्रॉपर मैनर, देन ऑब्वियसली लगाना, उस पर लागू करवाना. जैसे मान लीजिए क्लास में सब शांत बैठेंगे, ठीक है, आप जब हल्ला कर रहे हैं कोई आपको शांत करवाने नहीं आया, ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. कोई भी प्लानिंग हम बनाए लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं किए. हाँ, रंगोली कंपटीशन होगा, पता चला उस दिन ना आपको कॉलेज से इंफॉर्मेशन आया, ना कोई टीचर आया, सब छुट्टी. अरे रंगोली होगा, ये बोला गया था, वो बोला गया था, मतलब कंपटीशन होगा, लेकिन कहाँ कुछ हुआ. ठीक है, ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब लागू करो. बताइए आप ही लोग, एक एक करके सारा पॉइंट बोल रहे हैं. हाँ, स्किल देना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग दे करके स्किल्ड बनाना. ठीक है, डन ना? एक एक पॉइंट लिया, बिकॉज जब 4 बार बोलने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लोग आंसर दे. आराम से सब समझ में आ गया? तो ये था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का टॉपिक. यहाँ आपका खत्म होता है. आपका नोट्स जो बनाएंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, वो लिखेंगे. उसके बाद 3 स्कॉलर्स का डेफिनेशन, 3 ऑथर. देखिए पीडीएफ में ही दिखा देती हूँ, या तो आप पीडीएफ से सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप नेट से लीजिए. नेट से साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सर्च करिए, कितना ही स्कॉलर आपको नजर आ जाएंगे. यहाँ देखिए एफडब्ल्यू टेलर का है साइंटिफिक मैनेजमेंट, है या डेफिनेशन? ठीक है. तो बस एक का दिया हुआ है इसमें, बाकी आप नेट से सर्च कर सकते हैं. 3 लेकिन कम से कम होना चाहिए. 3 लिखिए, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन कि आप क्या समझे साइंटिफिक मैनेजमेंट से. अंडरस्टूड? तब डेफिनेशन कंप्लीट होता है. इसमें आपको क्या मार्क्स मिलेगा? मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट करिए इससे, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल. ठीक है, तो इतना मार्क्स मिलेगा. और डेफिनेशन में कितना मार्क्स मिलेगा? तो फिर इस तरीके से नोट्स बनाइए. बाकी आप नोट्स इतना बनाएंगे, याद इतना रहेगा, लिख के इतना आएंगे. अंडरस्टूड? तो थोड़ा लंबा बनाइए, डिटेल ओरिएंटेड नोट्स बनाइए. और बाद में एग्जाम के टाइम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगी, ताकि कॉन्सेप्ट वगैरह बेहतर कैसे याद रखें, कैसे क्रिस्प नोट्स बनाया जाता है. लेकिन वो लास्ट में होता है, या चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बताती हूँ. क्रिस्प नोट्स, एक पेज में पूरा एक टॉपिक कैसे कवर होता है. ठीक है, नोट्स बनाइए डिटेल ओरिएंटेड. और बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे चैप्टर खत्म होगा, लास्ट में एक पेज में क्रिस्प नोट जिसमें सिर्फ कीवर्ड रहेगा. ठीक है, बस डन, वो चैप्टर खत्म आपका. रिवीजन के टाइम में बस आपको एक पेज पढ़ना पड़ता है. समझ आया? चैप्टर खत्म होने दीजिए, फिर बताती हूँ क्रिस्प कैसे बनाते हैं. So now let's proceed to next topic, that is rationalization. ठीक है, अब समझिए रैशनलाइजेशन क्या है और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था. देखिए बेसिकली रैशनलाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ था जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अंडरस्टूड? जर्मनी में कहाँ है? जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. यू नीड टू राइट दैट. डन? आप समझिए इसका मतलब, जर्मनी का कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्या गेस कर सकते हैं? वॉर के बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसकी इकोनॉमी एकदम रूइंड हो चुकी थी. ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग 1921 के अराउंड. ठीक है, उसमें क्या होता है, सारे इंडस्ट्री का रिफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? इंडस्ट्री का रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन. ठीक है, रिहैबिलिटेशन मतलब क्या हुआ? वापस से जिंदा करना. इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट मर चुकी है उसको वापस से खड़ा करना, वापस से सरवाइव करवाना.
बाय ब्रिंगिंग न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स, और अपने मेन जो 5M है उन सबको वापस से ठीक करना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्री, ओके, समझ आ गया। फिर से इकोनॉमी को फिट करना, तो वो काफी सक्सेसफुल हो गया। रैशनलाइजेशन इंप्लीमेंट करने के बाद वापस से जर्मनी की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये बहुत लोग फिर इसको फॉलो करने लगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रैशनलाइजेशन। और हर जैसे इसका था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वैसे ही देखिए डेफिनेशन यहाँ 2-3 का दिया हुआ है। EAG रॉबिन्सन वो लिखेंगे, सर्गेंट फ्लोरेंस, इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, जिसका आपको इजी लैंग्वेज लग रहा है उसका आप 3 डेफिनेशन लिखेंगे, एंड लास्ट में योर कंक्लूजन। अंडरस्टूड। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है वो समझ गए, कि इंडस्ट्री को फिर से ग्रो करना, फिर से रिहेबिलिटेट करना, रिफॉर्म करना, फिर से ट्रांसफॉर्म करना, ये सब आप बोल सकते हैं रैशनलाइजेशन को। अंडरस्टूड। अब आ जाइए मेजर्स ऑफ रैशनलाइजेशन, यानी हम ये रैशनलाइजेशन अचीव कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला है आपका स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। अब ये स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, ये चीज हम एक्चुअल में जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है, ठीक है, कम है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 चॉकलेट ला करके रख दूं, टीचर्स लोग नहीं रहे अगर क्लास में, तो आप लोग क्या करेंगे, झपट्टा मारेंगे, एक तरीके से घींचा घींची करेंगे कि हाँ पहले हमको मिल जाए, 5 चॉकलेट में हाँ हम ले लिए, ढूंढ के चले गए। सेम गोज विथ इन इंडस्ट्री ऑल्सो। जो रिसोर्सेज है, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब एकदम लूट मचा दिया रहता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा हड़प ले, ठीक है। तो स्क्रैम्बल मतलब क्या हुआ, छीना झपटी ऑफ दैट स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो मेजर में क्या बताया गया रैशनलाइजेशन में, कि वो रिसोर्सेज का जितना आपको जरूरत है उतना ही आप यूज करिए, तो रैशनलाइजेशन तभी अचीव हो पाए, ठीक है। जो आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको होर्डिंग करके मत रखिए, जमा करके मत रखिए। अंडरस्टूड। तो ये पहला मेजर है इसका, स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, दैट आप इंश्योर करिए कि ज्वाइंट और प्लान यूटिलाइजेशन हो अवेलेबल रिसोर्स का, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्लियर, फर्स्ट मेजर डन। अब सेकेंड मेजर देखिए, आइडल प्लान कैपेसिटी। आइडल प्लान कैपेसिटी मतलब क्या हुआ, जो भी स्क्रैपिंग वाला, जो मतलब जो ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है प्लांट वगैरह, ठीक है, उसको रिमूव करना ही बेहतर होगा, ठीक है। और जो प्लांट है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। अंडरस्टूड। दैट इज आइडल प्लांट कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनी मशीन। Now, third one is unnecessary varieties. अब unnecessary varieties मतलब क्या है, कि आप झूठ मूठ का वैरायटीज मत इंक्रीज करें, ठीक है। आप एक ही प्रोडक्ट रखिए, लेकिन इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन भी। आगे देखेंगे कि आप ज्यादा वैरायटी इंक्रीज मत करिए, बस एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए, उसी एक वैरायटी को रखिए, लेकिन उसका बेहतर क्वालिटी दीजिए, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन क्या बोल रहा है, कि वो अननेसेसरी वैरायटी वगैरह मत बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मशीनरी। एब्सोल्यूट मशीनरी मतलब जो आउटडेटेड मशीन हो गया है, ठीक है, जो पुराना चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप ये सोच रहे हैं कि नया खरीदने में पैसा लगेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो हम नया वाला मशीन नहीं ला रहे हैं, बट वो आपका बहुत लॉस करवा देता है जो ओल्ड मशीन है। इसीलिए जो ऑब्सोलेट मशीन है उसको आप हटा ही दीजिए, वही बेहतर है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपकी एफिशिएंसी को, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा लेकिन आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। तो ये नेक्स्ट मेजर या नेशनलाइजेशन को अचीव करने का ये नेक्स्ट मेथड है, या एक और समझिए कि टिप्स है कि एब्सोल्यूट मशीनरी को हटा देना चाहिए। देन उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ रैशनलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्क्रैम्बल फॉर, पहले आप लोग को मौका दिया जाए, क्या बताया गया, स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इज स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। डोंट स्क्रैम्बल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज मतलब ज्यादा दबा के मत रखिए, आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। मिल बैठ के प्लान करिए एंड देन यू यूज दैट रिसोर्स।
और कोई पॉइंट? मैम सेकंड नंबर। आइडल प्लांट कैपेसिटी, आइडल मतलब आइडल, आई एम सिटिंग आइडल, आई एम सिटिंग आइडल मतलब क्या हुआ, इसका पहले मतलब बताइए। मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा, आई एम सिटिंग आइडल, आई हैव नो वर्क्स टू डू। सेम थिंग गोज विद दिस, आइडल प्लांट कैपेसिटी, इसका ज्यादा है मतलब वो आप स्क्रैप है वो, अंडरस्टूड? स्क्रैप है मतलब आप उसको हटा दीजिए। हाँ ठीक है, डन। तो ये था आप लोगों का मेजर्स, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ रैशनलाइजेशन। पहला फीचर इसमें दिया हुआ है कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? रैशनलाइजेशन के टाइम में ही ये मर्जर और एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट डू यू मीन बाय मर्जर एंड एक्विजिशन? कॉम्बिनेशन, अब वीक यूनिट्स को हम स्ट्रॉन्गर यूनिट के साथ मर्ज कर दें, ठीक है, दैट इज मर्जर और एक्विजिशन। तो यही कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, पहला फीचर है रैशनलाइजेशन का, कि जो वीक यूनिट है। हंसिका म्यूट योरसेल्फ, वैसे भी आप क्लास में है नहीं। ठीक है, क्या बात हो रही थी? कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ कि हम मर्ज कर रहे हैं या अमलगमेट कर रहे हैं स्मॉल और वीक यूनिट को विद बिग एंड एफिशिएंट यूनिट, अंडरस्टूड? दैट इज कॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी एक्सप्लेन किया था। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या कि एक स्टैंडर्ड हम फिक्स कर दिए, एक बेंचमार्क सेट कर दिए, उस बेंचमार्क को आपको अचीव करना है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट करना है, मतलब क्वालिटी खराब नहीं करना और ज्यादा बेहतर भी नहीं करना है, मतलब हाई फाई भी नहीं बनाना है जो हमारा कॉस्ट ज्यादा लगे। एक आप स्टैंडर्ड फिक्स करिए, जैसे हॉलमार्क है ना, मतलब हॉलमार्क इज द स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड, तो वो एक स्टैंडर्ड, सेम गोज विद दिस रैशनलाइजेशन आल्सो, कि आप एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए और स्टैंडर्ड को ही आप फॉलो करिए, अंडरस्टूड? नेक्स्ट फीचर इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए एक टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फाइनेंस भी पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो उतना इफेक्टिव होगा? पॉसिबल नहीं, इतना इफिशिएंसी से वो नहीं बता पाएंगे, या सारे डीप, पूरा डीप नॉलेज पॉसिबल नहीं है सारे सब्जेक्ट का। और यही स्पेशलाइजेशन, इसीलिए हर ईयर में देखिए, फाइनल ईयर में मास्टर्स जब आप करेंगे तो फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है, मतलब आप एक में पूरा स्पेशलाइज हो जाइए, ठीक है, पूरा उसका डीप तक आपको जानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HR आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, जो फाइनेंस पढ़ा रहे हैं तो फाइनेंस में ही स्पेशलाइजेशन है, अंडरस्टूड? उसका हर चीज पता है उनको, हर एक डीप जितना बारीक चीज होता है वो सारा कुछ पता होता है। दैट इज द पावर ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि कोई भी चीज अगर आप स्पेशलाइजेशन के साथ कर रहे हैं मतलब आप पूरे परफेक्शन के साथ करें। तो रैशनलाइजेशन इज टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। तो अगेन सिंप्लीफिकेशन क्या, कि जितना सिंप्लीफाइड तरीका से आप करेंगे काम, उतना बेहतर तरीके से आप रैशनलाइजेशन को अचीव कर पाए, ठीक है। सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल, that is the tips of that. Next is mechanization and modernization of and automation of plant. ये मतलब क्या हुआ? शुरू से होता आ रहा है, ऑटोमाइजेशन ऑफ प्लांट मतलब जो प्लांट अब्सोल्यूट हो चुका है, ठीक है, उस सबको हटा करके अपडेटेड प्लांट एंड मशीनरी को लाई, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑन इंडस्ट्री वाइड स्कील। इंडस्ट्री वाइड स्केल मतलब हर इंडस्ट्री में साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप इंप्लीमेंट करिए। इंडस्ट्रियल रिसर्च करने का इसमें सजेशन दिया जा रहा है। लास्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ सोशल मतलब क्या, कि आप हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप ध्यान देंगे, ठीक है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वर्कर हो, ठीक है, पुअर हो, रिच हो। रैशनलाइजेशन इंश्योर कि हर एक सोशल मतलब हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इससे बेनिफिट मिले। So these are the features of rationalization, और obviously आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। Difference between rationalization and scientific management we will be doing in our next class.